नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि सीरीज की मिसाइल को लेकर है, जिनको भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की सेगमेंट में काउंट किया जाता है। अभी तक हमारे पास अग्नि सीरीज की जो सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाला मिसाइल था वो अग्नि 5 मिसाइल है, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इसके बाद पिछले कई सालों से अग्नि 6 को भी डेवलप करने की बातचीत किया जा रहा था, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा था। और शुरू से ही आप सभी के मन में लगभग अग्नि 6 को लेकर कई सवाल मौजूद थे। लेकिन अभी ऑफिशियली डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 6 मिसाइल की डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस को लेकर क्लियर स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें बताया गया कि डीआरडीओ की तरफ से अभी किसी भी ऐसी मिसाइल को डेवलप नहीं किया जा रहा है जिसका नाम अग्नि 6 होने वाला है, और ना ही ऐसी कोई भी मिसाइल इंडियन मिसाइल आर्सेनल में और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि डीआरडीओ की तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि आज तक ऐसी कोई भी मिसाइल को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी डीआरडीओ को अप्रूवल नहीं दिया गया। तो अग्नि 6 के नाम से कोई भी मिसाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। और अग्नि सीरीज की जो सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाला मिसाइल अभी तक डेवलप किया गया वो अग्नि 5 मिसाइल है, और अभी इसके एक मार्क 2 वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा रहा है, जिस वजह से इसका मैक्सिमम रेंज जो है वो करीब 20% के आसपास इंक्रीज होने वाला है। लेकिन इसके अलावा डीआरडीओ की चीफ की तरफ से अग्नि 6 के एग्जिस्टेंस को लेके क्लियरली इनकार किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी एक और आईएनएस विक्रांत क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने सर्विस में शामिल करने के साथ साथ आईएनएस विक्रमादित्य को भी रिप्लेस करने के लिए एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑफिशियल रिपोर्ट को भी नेवी की तरफ से सबमिट किया जा चुका है, जिसमें एक विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल और करीब एक 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली आईएनएस विशाल को भी बनाने का प्लान किया गया। और इन दोनों में से आईएनएस विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को यानी कि IC-2 को 2030 से 2032 के बीच ही इंडियन नेवी में कमीशन करने की कोशिश की जाएगी, और इसके बाद 2040 के पहले ही IC-3 को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा। अब फिलहाल के लिए नेवी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि आगे चल के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी नेवी के लिए बनाए जाने वाले उन सभी में मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत में कुछ हद तक इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसे इसकी सिस्टर वेसल में मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से IC-2 के लिए जरूरी सब सिस्टम्स को इंडिजिनस तरीके से ही बनाने की कोशिश किया जाने लगा है। नेवी की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी IC-2 में इस्तेमाल होने वाली ब्रेकिंग सिस्टम और अरेस्टर गियर्स को भी इंडिजिनस तरीके से डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। अभी तक ऐसे सिस्टम को हम सभी रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, और आईएनएस विक्रांत में भी जो सिस्टम लगा हुआ है यानी कि अरेस्टर गियर लगा हुआ है वो रशिया से इंपोर्ट किया गया। लेकिन IC-2 में जिन अरेस्टर गियर्स और रोप्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनको भारत की तरफ से डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन सिस्टम को अभी 2026 से 2027 से पहले सभी टेस्टिंग को कंप्लीट करके सर्टिफाई करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि IC-2 की डेवलपमेंट के दौरान इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इससे लगता है कि शायद जल्दी ही नेवी की तरफ से IC-2 को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसको डेवलप करने में कम से कम 5 से 7 साल का टाइम लग सकता है, और ये बात अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से कंफर्म किया गया था। तो इसके लिए जल्दी से एक अरेस्टर गियर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे पहले जब एक इंडिजिनस अरेस्टर गियर को बनाया जाएगा तो उसको सबसे पहले आईएनएस हंसा बेस में टेस्ट किया जाएगा, जहां पर हमारी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी मौजूद है, और सभी ग्राउंड टेस्ट को क्लियर करने के बाद इसको प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा। अगला अपडेट फाइटर पायलट्स के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबने देखा होगा जब भी हमारे पायलट्स या किसी भी देश के फाइटर पायलट कोई फाइटर जेट को उड़ाने के लिए जाते हैं तो उनको एक अलग तरीके का यूनिफॉर्म या ड्रेस दिया जाता है, जो कि सिर्फ उनकी हथेली, सर और पैर को छोड़ के पूरी बॉडी को कवर करता है। इसको नॉर्मली एंटी-जी सूट कहा जाता है। जब भी कोई फाइटर जेट टाइट मैन्यूवर्स को करता है और हाई स्पीड में टर्न्स को लेने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जी फोर्स काफ़ी बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर आजकल की फाइटर जेट्स की बात करें तो ये -3 से लेके 8 और 9G तक की जी फोर्स को सस्टेन कर सकता है, और रफाल की बात करें तो रफाल इमरजेंसी में 11G तक भी जा सकता है।
और अगर हमारे पायलट्स बिना ऐसी कोई जी सूट के इन फाइटर जेट को उड़ाने की कोशिश करेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और वो बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई जी टर्न्स को लेते समय ब्लड फ्लो को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर दिमाग में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होता है तो पायलट्स बेहोश हो सकते हैं या ब्लैकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो जी सूट मौजूद है, यानी कि हमारे पायलट्स को जिन जी सूट को दिया जाता है, ये मैक्सिमम 6G तक की पायलट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और अगर पायलट 6G से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर इसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है और उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ सकता है। इस वजह से अभी एक नई जी सूट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक मॉडर्न सिस्टम होगा और इसमें 9G तक की जी फोर्स को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। आमतौर पर अभी इसको एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनाने का और डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए अभी काफ़ी सारे सिस्टम को भी डेवलप करने की और सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें सबसे पहले एक सही फैब्रिक को यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि मजबूत होने के साथ साथ लाइट वेट और कंफर्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है और ये ड्यूरेबल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एक ब्लैडर सिस्टम भी मौजूद होने वाली, जो कि एक तरीके से पायलट्स की बॉडी की प्रेशर को मेंटेन करने का काम करने वाला और मदद करने वाला है। और एक बार इसको डेवलप करने के बाद सभी एग्जिस्टिंग जी सूट्स की जगह इस नए सूट को वहाँ पे इस्तेमाल किया सकता है और खास करके हमारे जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन सभी पायलट्स को इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। अगला अपडेट रफाल जेट की तरफ से, जिसको भारत का सबसे एडवांस और मॉडर्न फाइटर जेट भी कहा जा सकता है, यानी कि अब तक का सबसे मॉडर्न जेट कहा जा सकता है। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 रफाल को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके बाद अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में जिन 114 फाइटर जेट्स को खरीदा जा सकता है उसमें भी रफाल की सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी एडिशनल 26 रफाल को खरीदने का प्लान बनाया जा चुका है। वैसे अभी नेवी की 26 रफाल डील को फाइनल करने के लिए कुछ फ्रेंच ऑफिशियल भारत के गश्त पर आए हुए हैं, जो कि अभी इसकी फाइनेंशियल इशू को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असल में अभी डसॉल्ट की तरफ से भारत में रफाल की एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ओपन करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि डसॉल्ट को पता है कि आगे चल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में डसॉल्ट की रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से डसॉल्ट को रफाल की एक बड़ी ऑर्डर वहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा अभी भी डसॉल्ट के पास रफाल की काफ़ी सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें यूएई की करीब 80, इंडोनेशिया की करीब 42, इजिप्ट की 54, ग्रीस की 24, कतर की करीब 36 और आगे चल के इंडियन नेवी की तरफ से भी 26 रफाल जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिस वजह से काफ़ी सारे रफाल के ऑर्डर अभी डसॉल्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में अभी डसॉल्ट की जो कैपेसिटी है वो करीब साल में 24 जेट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिस वजह से अभी उनको लग रहा है कि अगर वो रफाल की एक और सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को ओपन नहीं करते हैं तो सभी ऑर्डर को डसॉल्ट टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा। और जितनी भी अभी रफाल के ऑपरेटर हैं वो सभी भारत के काफ़ी करीब है, जिसमें कतर, इजिप्ट और इंडोनेशिया के लिए भारत से रफाल को बनाकर सप्लाई करना डसॉल्ट के लिए काफ़ी आसान होने वाला। और ऊपर से भारत में रफाल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने से आगे चल के 114 रफाल के लिए भी डसॉल्ट को ऑर्डर मिल सकता है, जो कि एक फ़ायदेमंद सौदा होने वाली है, जिस वजह से वो अभी भारत में ही रफाल की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेटअप करना चाहते हैं। फिलहाल डसॉल्ट और रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जहां पर आगे चल के रफाल को बनाया जाने वाला था, उसमें से रिलायंस को अभी बाहर करके डसॉल्ट की तरफ से भी एक इंडियन पार्टनर की तलाश किया जा रहा है। और जैसे ही डसॉल्ट को यहाँ पे एक नई इंडियन पार्टनर मिल जाता है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ डसॉल्ट टाई अप कर लेता है, तो उसके बाद ऑफिशियली भारत में रफाल को बनाना शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।